जो लोग यूनिवर्सल क्रेडिट पे हैं, जी जी क्या वो लोग मकान या अपना हाउस जो है वो खरीद सकते हैं? नंबर वन, अब जो है, जी 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 जी, और वो ऐसा है कि गवर्नमेंट ने अभी जो इंट्रोड्यूस किया है राइट टू बाय, ये एक स्कीम का नाम है जो गवर्नमेंट ने अभी भी दोबारा इसको री इंट्रोड्यूस किया है। और जितने भी जो लोग हाउसिंग एसोसिएशंस या काउंसिल के मकानों में रह रहे हैं, उनको उन्होंने राइट दिया है कि वो जो मकान हैं जिसके अंदर वो अगर 3 साल से रह रहे हैं, तो वो मकान खरीद सकते हैं और उनको 35% डिस्काउंट मिलेगा। तो समझ लीजिए कि अगर एक मकान की वैल्यू 100,000 है, तो उनको जो है वो 65,000 पाउंड उनको देना पड़ेगा 3 साल के बाद। तो 35% उनको डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट रेट के ऊपर वो मकान खरीद सकते हैं। अगर वो उस मकान में 5 साल तक रह रहे हैं, तो उनको 35% प्लस 1% एवरी ईयर का। तो अगर वो 6 साल तक रहे हैं तो 1% उनको एक्स्ट्रा मिल जाएगा 1 साल का। अगर 4 साल, अगर वो 10 साल तक वहां पर रह रहे हैं तो उनको 4% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 35 के बजाय उनका 39 या 40% डिस्काउंट बन जाएगा। तो समझ लीजिए कि अगर एक बंदा 3 साल से रह रखा है और उसको अब 5 साल और एक्स्ट्रा गुजर गए हैं, तो ये तकरीबन उनके 8 साल बनते हैं, तो उसमें उनको जो है वो डिस्काउंट 40% तक मिलेगा। अब बात यह है कि क्या वो बाय कर सकते हैं, ये तो उनका कानूनी हक बन गया कि वो बाय कर सकते हैं। अब बाय करने के लिए तो फाइनेंस चाहिए ना, पैसे चाहिए। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो अब गवर्नमेंट सही। ने ये कहा जी कि आप जितने भी ये जो लोग टेनेंट्स हैं, ये कोशिश करें कि अपने लिए पैसे सेविंग जो है ये सेव करें। चूंकि मोस्टली जो लोग मकानों में रह रहे हो, हाउसिंग एसोसिएशन के घरों में रह रहे होते हैं, वो बेनिफिट ले रहे होते हैं, सच एज यूनिवर्सल क्रेडिट है या टैक्स क्रेडिट है। तो उसके ऊपर वो कंडीशन होती है कि अगर उनके पास 6,000 पाउंड से ऊपर अगर उनकी रकम उनके बैंक में मौजूद है या सेविंग है, तो फिर वो गवर्नमेंट जो है वो पैसे निकाल उनसे उनके बेनिफिट्स में से काटना शुरू कर लेती है। और अगर उनके पास 16,000 पाउंड से ज्यादा सेविंग हो जाती है या 16,000 है, तो उनको बेनिफिट नहीं मिलते। तो अब गवर्नमेंट क्या देख रही है कि इस जो ये जो लिमिट है इसको इंक्रीज किया जाए, 16,000 के बजाय या 6,000 के बजाय इसको इंक्रीज किया जाए, ताकि लोगों को मौका मिल सके कि वो सेविंग कर सके। और एक उन्होंने एक स्कीम इंट्रोड्यूस कर रखे हैं जो आयसा अकाउंट है। तो अगर कोई बंदा आयसा अकाउंट में पैसे सेव कर रहा है तो वो काउंट नहीं होंगे। समझ लीजिए कि अगर आपके बैंक में 16,000 पाउंड है, नॉर्मल करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा थोड़ा करके 2-2 3-3 हजार करके साल में या मंथली एक पेमेंट आपने आयसा अकाउंट में पैसे डालते रहे हैं, और अगर आपके पैसे जो है समझ लिया आपके अकाउंट में 16,000 पड़ा है लेकिन आयसा अकाउंट में पड़ा है, तो आपके बेनिफिट के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की कोई स्कीम जो इंट्रोड्यूस की जा रही है, ताकि लोग जो है वो सेविंग कर सकें और वो बेनिफिट भी उनके लूज ना हो, और उससे गवर्नमेंट को भी फायदा हो, चुके जो आयसा अकाउंट में पैसे होते हैं उसको गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। तो इस तरह से की स्कीमें आ रही हैं। अब बात बनती है कि जो बैलेंस होगा, अगर किसी के पास 20,000 30,000 का डिपॉजिट बन गया, तो बैलेंस जो है वो कहाँ से आएगा? तो उसके लिए उनको मॉर्गेज लेनी पड़ेगी। तो मॉर्गेज लेने के लिए इनके पास पार्ट टाइम या फुल टाइम का जॉब का होना जरूरी है, कि कोई ना कोई फैमिली मेंबर जो है वो काम कर रहा हो ताकि उसको मॉर्गेज मिल सके। मॉर्गेज क्राइटेरिया ये है कि उस मकान के ऊपर जो मॉर्गेज बनती है, जो उसकी मंथली रीपेमेंट बनती है, और उनके जो बेनिफिट हैं, और जो वो वे जो पैसे कमा रहे हैं, उनको मिला के उन्होंने देखना है कि आया ये बंदे जो हैं ये अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उनकी अगर अफोर्डेबिलिटी वो उस क्राइटेरिया को वो मीट कर जाते हैं, तो फिर उनको जो है लेंडर जो है वो मॉर्गेज ऑफर कर देंगे, और वो मकान फिर खरीद सकते हैं और उनका यूनिवर्सल क्रेडिट अफेक्टेड नहीं होगा। अब एक और इसमें आती है जी कि जो मॉर्गेज के ऊपर इंटरेस्ट है, वो जो पे करना होता है, तो गवर्नमेंट जो थी पहले वो नहीं दे रही थी कि अगर आप काम कर रहे हैं और आपका मॉर्गेज है और आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो पहले 9 महीने या 9 मंथ जो होते थे, फर्स्ट 9 मंथ, तब तक आपको जो है इंटरेस्ट नहीं दिया जाता था। जी। तो उसके बाद फिर जो है वो आपको बेनिफिट में इंटरेस्ट की भी पेमेंट जी मॉर्गेज की दी जाती थी। तो अब गवर्नमेंट कर रही है कि उसको रिड्यूस करके 3 महीने पे लेके आ रहे हैं, कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, आपके पास इनकम बंद हो जाती है, तो 3 महीने तक आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको जो है वो मॉर्गेज की रीपेमेंट के लिए पैसे मिलेंगे, ताकि आपका मकान जो है वो रिपोसेस ना हो, आप उसमें एरियर्स में फॉल ना हो। तो इस तरह के क्राइटेरियाज जो होंगे उनको मीट करना पड़ेगा। खरीद तो सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, के अच्छा, राइट टू बाय जो। ये किसी का सवाल है, ये पता नहीं ये क्या मैं पढ़ दूं, ये फिर आप ही जवाब दे दो। उन्होंने लिखा है कि दे हैव चेंज दैट यू डोंट नीड टू प्रूव यू कैन पे इट बैक एनीमोर। ये क्या बात सही है, या किसी ने ऐसी खामखा किसी को कंफ्यूज करने के लिए लिख दी लाइन? नहीं, आपको तो ये तो अफोर्डेबिलिटी जो है वो तो प्रूफ करनी पड़ेगी लेंडर को ना। देखिए गवर्नमेंट को तो नहीं चाहिए, लेकिन लेंडर को जो उसके पास आप जाते हैं मॉर्गेज के लिए, तो उसने तो देखना है ना कि आपके पास मंथली पैसे बच रखे हैं और आप मुझे पैसे वापस देंगे। अगर एक बैंक जो है या एक बिल्डिंग सोसाइटी आपको लोन दे रही है, तो उनको तो पैसे वापस चाहिए।
तो अगर आप उनको जी, प्रूफ नहीं कर सकते कि आप उनको पैसे वापस नहीं दे सकते, तो किस तरह से वो आपको लोन देंगे? मतलब टेक्निकली जो है वो साबित तो प्रूफ देना पड़ेगा फिर। करना पड़ेगा कि उनके पास इनफ है और वो उनको रिफंड कर सकते हैं, जो पैसे की रीपेमेंट है, वो जो लेंडर है उसको पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर एक बंदे को प्रूफ नहीं कर रखा, उनको बता नहीं रहा, बताना तो पड़ेगा कि उसके पास कितनी इनकम है, कितने बेनिफिट आ रहे हैं, क्या कुछ मिल रहा है, क्योंकि लेंडिंग क्राइटेरिया एक इस तरह का है। तो ये जो है, ये तो लाजमी शो तो करना ही पड़ेगा। जी, तो चलिए ये मतलब अब सिंपल ये है कि हर वो शख्स जो यूनिवर्सल क्रेडिट लेता है, जी वो जी, इसका मतलब है कि वो मॉर्गेज ले सकता है। बिल्कुल, प्रोवाइडिंग कि वो उनके पास इनफ इनकम है और वो अफोर्ड कर सकते हैं जो लेकिन वो मॉर्गेज की रीपेमेंट। मतलब बड़ा अजीब सी सिचुएशन नहीं है? मतलब एक तरफ वो यूनिवर्सल क्रेडिट पे है, फिर इसका मतलब है उन्होंने जो सेविंग रखी होगी, वो पूछेंगे नहीं कि जी ये आपने पहले पैसे क्यों नहीं डिक्लेयर किए, ये कुछ ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग है, इस किस्म के भी तो बहुत सी इश्यूज निकलेंगे फिर। नहीं, वो उसमें इतना कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्कीम है, लोगों की वो कर्ज कर रखे हैं कि 2.5 मिलियन इस वक्त जो टेनेंट्स हैं, जो हाउसिंग एसोसिएशन में रह रहे हैं, तो लोगों कोशिश कर रहे हैं जी कि ये अपने घर खुद खरीदें। जो हाउसिंग लॉटर है उसके ऊपर वो अपना स्टेप रखे, कदम रखे। तो इस वजह से वो उस पर इतनी इंटरोगेशन नहीं होगी। ज्यादातर यही है कि आपने सेविंग बिल्ड करनी है, तो वो एक वीक या एक माह के अंदर तो आप कर नहीं पाएंगे। तो वो आपका जो हम्म। बेनिफिट है उसमें से थोड़ी थोड़ी आप सेविंग करेंगे, आपने जो अखराजात है वो कम करेंगे, तभी जाके सेविंग होगी ना। तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ करके सेविंग करनी पड़ेगी, और आपके बैंक में पैसा जो है वो लीगल तरीके से जाएगा, और ऐसा अकाउंट में अगर डालेंगे तो फिर वो पैसा जो आपकी सेविंग है वो काउंट नहीं होगी, और आपके बेनिफिट के ऊपर अफेक्ट नहीं होगा। अब हम्म। मॉर्गेज का यहाँ तक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट पे हैं, और आप बेनिफिट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है आप वो कायम रख सकते हैं, और आपके पास कुछ बचत नहीं हो रही, तो चूंकि इस वक्त तो गवर्नमेंट रेंट दे रही होती है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो शायद आपको मॉर्गेज में लेने में अच्छा, दुश्वारी ये पेश आएगी। किसी का सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ITX फारा ने लिखा है, उन्होंने कहा जी कि हर कोई ले सकता है कि जस्ट कौंसल वाले ले सकते हैं? नहीं, कोई भी बंदा ले सकता है जो कोई हाउसिंग भी एसोसिएशन, कोई भी बंदा जो हाउसिंग एसोसिएशन में है, जो लॉजर है, चाहे वो बेनिफिट पे है या नहीं है, लेकिन ठीक है। अगर उसने मकान अपना हाउसिंग एसोसिएशन से रेंट किया हुआ है या कौंसल कौंसल काउंसिल। लोग कौंसल के भी घरों में हैं। जी जी बिल्कुल, हाँ जी, वही जो काउंसिल के टेनेंट्स हैं या हाउसिंग एसोसिएशन के टेनेंट्स हैं, उनके ठीक है, पास राइट्स है कि वो खरीद सकते हैं। और मेरे ख्याल वो में भी खरीद जिन्होंने सकते प्राइवेटली अगर मकान रेंट किए हुए हैं, तो शायद वो हैं। नहीं खरीद पाएंगे। अच्छा। जी। अच्छा जी, ये एक और इसी से रिलेटेड सवाल है, उन्होंने कहा जी कि राइट टू बाय वाले लॉ कब तक होगा? वो अप्रैल में जी वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब यही है कि लोगों ने सेविंग करनी है, वो तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच अप्रैल में थी एक, तो उसमें जो बजट जी आया जी। था उसमें तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है जी कि वो राइट टू बाय जो है वो अब है, मौजूद है, और लोग खरीद सकते हैं, प्रोवाइडिंग कि उनको 3 साल हो गए हैं वहां रहते हुए उस मकान में, और उनको 35% डिस्काउंट मिलेगा जो मकान की वैल्यू है, और वो हाउसिंग एसोसिएशन या लोकल अथॉरिटी के टेनेंट्स हैं, और अब उनके पास सेविंग भी है, और वो मोर्गेज भी ले सकते हैं, ये प्रूफ देने पड़ेंगे हाउसिंग एसोसिएशन को, तो फिर वो बाय ठीक। कर सकते अच्छा, ये किसी का सवाल था। अच्छा, ये लाइफ इन द यूके, व्हाट कैन यू डू इफ, ये क्या था जी, व्हाट कैन यू डू इफ यू कांट पास इन लाइफ इन द यूके? देखिए, लाइफ इन द यूके टेस्ट पास किए बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। सो अनटिल अनलेस कोई एग्जेम्प्टेड हो। एग्जेम्प्टेड पर्सन वो होता है जो जिसकी 65 से ज्यादा एज है, या वो बंदा जो मेंटली डिसेबिलिटी में है, या इस किस्म की उसकी कंडीशन है, या वो जो 18-18 से कम है। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप को लाइफ इन द यूके तो पास करना पड़ेगा। अच्छा, इश्तियाक साहब, ये एक और आपसे रिलेटेड सवाल था। दोज हु गेट PSW वीजा रिसेंटली शैल दे आर अलाउड टू बाय? अच्छा, कि वो वाले लोग जो है मकान, वो उनका तो मेरा ख्याल है ये तो इस स्कीम से कोई तलब नहीं है, वो तो वैसे ही सेपरेट, वो हैं। तो नॉर्मल मॉर्गेज वाले हैं ना वो तो। जी जी बिल्कुल इसी हाँ, तरह वो से। तो मकान तो यहाँ पे कोई भी बाय कर सकता है जी, यहाँ पे कौन सा जी जी बंदी बिल्कुल कंट्री में तो बिल्कुल जो है विजिटर आके वो भी मकान बाय कर लेते हैं। बहुत बिल्कुल। जी सारे जी विजिटर जो है उन्होंने मकान बाय किए हुए हैं, और लेकिन वो जी कैश पेमेंट वाले होते हैं, मॉर्गेज का इश्यूज आते हैं उनको, बाकी तो कोई इशू नहीं। जी जी। अच्छा जी, अगर हाउसिंग एसोसिएशन में हो एंड वो प्रॉपर्टी राइट टू एक्वायर स्कीम में नहीं हो, तो फिर क्या प्रोसेस? नहीं, वो जितने भी हाउसिंग एसोसिएशन के टेनेंट्स हैं उनके वो तो स्कीम ऑटोमेटिकली आ गए हैं। किसी इंडिविजुअल के लिए ये स्कीम ये नहीं है, ये सबके लिए है। ये सबके लिए? अच्छा अच्छा अच्छा। ये सबके लिए, पुराने टेनेंट्स होंगे या नए टेनेंट्स होंगे जो हाउसिंग एसोसिएशन के अंदर रह रहे हैं, और जिनको तीन हम्म। साल से अरसा गुजर चुका है, वो सबके लिए स्कीम ये होगी, एक बंदे के लिए नहीं है ये।
ठीक। अच्छा जी, ये बड़ा प्यारा नाम है किसी का, निर्जा उन्होंने लिखा है। एक फिल्म थी सलमान खान की ना, उसमें उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था निर्जा। तो बड़ा प्यारा नाम है जी, निर्जा। अच्छा, इनका सवाल है जी कि हाउ मच सेविंग हैव टू बी, कि कितनी सेविंग होनी चाहिए? देखिए जी, वो इस वक्त जो लैंडिंग क्राइटेरिया है उसमें वो कह रहे हैं जी कि कम से कम 20% डिपॉजिट तो होना ही चाहिए, लेकिन 5% के ऊपर भी जो फर्स्ट टाइम बायर हैं उनको 5% के ऊपर भी 10% के ऊपर भी मॉर्गेज मिल रही है। तो ये जो लेंडर्स हैं ये उनका अपना क्राइटेरिया होता है, वो चेक करते हैं कि कितना डिपॉजिट उनको लेना होता है। अगर हायर डिपॉजिट, ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट होगा तो उनका इंटरेस्ट रेट चीप होगा और जो लेंडिंग क्राइटेरिया वो थोड़ा सा ईज हो जाएगा। अगर आपका डिपॉजिट कम होगा, 5% डिपॉजिट होगा या 10% होगा, तो बहुत से मेन लेंडर जो है वो पुल आउट कर जाएंगे और छोटे मोटे लेंडर आएंगे जो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज करेंगे, उनकी कंडीशन ज्यादा होंगी। जी,